सर बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए, पुराने सवालों में एक अच्छा सवाल है स्प्रिंग 15 का। बहुत अच्छा इसलिए कहते होते हैं इसको क्योंकि ये समझ नहीं लगता बच्चे को, सही तरह जवाब देना नहीं आता। लिखा हुआ एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द ट्रांजैक्शन बाय AHL एंड substantiate your point of view with reference to the IAS 16. Also prepare the necessary journal entries. कहता है एक तो जर्नल एंट्री भी अगर बनती है वो भी बना दें, और थोड़ा सा ना अपनी अंग्रेजी में भी इसको अकॉर्डिंग टू IAS 16 क्या कहता है उसके बारे में लिख दें। 3 बातें हो गई जी। अब सबसे पहला लिखा हुआ है जनाब, यू हैव रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ AHL while finalizing the company's financial statement for the year ended December 24. You have observed the following 14 लिखा हुआ है issues. पहला, plant and equipment include machine A31. क्या मतलब है इसका? आपका जो PPE है ना उसके अंदर एक मशीन A31 पड़ी हुई है जिसकी कितनी वैल्यू ऐड हुई है 918400 which was fabricated in house, यानी खुद ही आपने उसको तैयार किया है in Feb 2024 using existing plant and machinery. एक प्लांट एंड मशीनरी को इस्तेमाल करके एक नई मशीन आपने बनाई है, तैयार की है। डायरेक्ट मटेरियल और लेबर आपका लगा है 656000। ये तो जाहिर सी बात है, मटेरियल और लेबर तो ऐड ही होना है। डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी ये भी ऐड होती है। एक प्लांट को बनाने के लिए कोई और प्लांट इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्लांट की कॉस्ट ऐड नहीं होगी बल्कि उसकी डेप्रिसिएशन ऐड होगी। अमाउंट एडमिन कॉस्ट ये कभी ऐड नहीं होती। और 20% प्रॉफिट नॉर्मल चार्ज टू इट्स कस्टमर ये भी ऐड। जब आप लोग ना खुद बनाकर अपनी चीज अपने लिए इस्तेमाल करते तो कॉस्ट पे करते हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड। वह कहता है कि अगर आप ये कस्टमर को बेचते हो तो उसमें 164,000 प्रॉफिट ऐड करके बेचते हो, और अगर हम खुद इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रॉफिट के साथ लेते हैं? आपको याद होगा हम लिस्ट प्राइस पे नहीं लेते होते, कॉस्ट पे लेते होते हैं, तो ये भी ऐड नहीं करेंगे। तो वो कहता है लेस टैक्स डेप्रिसिएशन। उसने फिर डेप्रिसिएशन भी फाइंड की है इस अमाउंट के ऊपर। एक तो उसने अमाउंट ही गलत फाइंड की, दो चीजें उसने गलत ऐड की, और दूसरा उसने डेप्रिसिएशन भी इसी अमाउंट के ऊपर ले ली। इसका मतलब है उसने 10% ऑफ द कॉस्ट फॉर 8 मंथ और कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन ये वैल्यू फाइंड करके उसने किसके अंदर लिखी हुई है? PPE के अंदर। इसका मतलब है हम देखेंगे पहली बात तो PPE गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसके ऊपर दो वैल्यूज गलत ऐड हुई हैं। अगर दो वैल्यूज गलत ऐड हुई हैं तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी गलत है। आगे चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड मटेरियल लॉस ड्यू टू फायर। कहता है डायरेक्ट मटेरियल के अंदर 40,000 शामिल है जो फायर की वजह से जाया हुआ था। बताओ ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये भी अमाउंट मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होना है। The fabricated machine was transferred and available for use 1st March 2014. कब से स्टार्ट हुआ? 1st March 14 का। एंड वाज ब्रॉट इनटू यूज 1st May 14। किस दिन से डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट करेंगे? 1st March से कितने महीने बनते हैं? 10 महीने। लेकिन उसने कितने महीनों की डेप्स ली हुई है? मतलब उसने इसको बेस बना डेप्रिसिएशन का टाइम भी उसने गलत लिया। पहले तो आपने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड उसको ये बातें बताओ कि क्या क्या चीजें ऐड करनी है और क्या क्या चीजें ऐड नहीं करनी, और डेप्रिसिएशन कौन सी प्लस। ठीक है ना, सवाल का जवाब अगर आप पूरा करके आओ ना तो वो फेल नहीं करता, सही या गलत वो हो जाता है। लेकिन रिक्वायरमेंट जो पूछा है वो बताओ तो सही। अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी ना करोगे ना तो वो गलत कर देता है। जैसे रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, जाओ जरा। कहता है सही ट्रीटमेंट बताओ और अकॉर्डिंग टू IAS 16 और जनरल एंट्री भी पास करो। आपने थोड़ी सी अंग्रेजी भी मारनी है और एंट्री भी पास करनी है। अंग्रेजी कैसे मारेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो एबनॉर्मल वेस्टेज है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। एक बात, एडमिन कॉस्ट अकॉर्डिंग टू IAS 16 इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और प्रॉफिट चार्ज टू द कस्टमर इट इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। हम तीनों कॉस्ट इकट्ठी लिख लेंगे और ये लिख देंगे कि ये कॉस्ट पार्ट हिस्सा नहीं बनता। फिर आप एक बात लिखेंगे, assets will be depreciated when asset available for use, not on the basis of when commercially production start. So depreciated charged
फॉर द 10 मंथ नॉट 8 मंथ। ये आपकी अंग्रेजी। तो लिखेंगे कैसे कि सबसे पहले हम इसका जो जवाब लिखेंगे अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस अंग्रेजी में हम लिखेंगे कि द एक्सपेंसेस द कॉस्ट, कौन सी वाली बला, एबनॉर्मल वेस्टेज, ₹40,000, एडमिन एक्सपेंस रुपीज, जो एडमिन एक्सपेंस की कॉस्ट होगी लिखनी है तो लिख लो 140,000, और प्रॉफिट चार्ज टू कस्टमर ₹160 आर नॉट पार्ट of the cost according to IAS 16. These are revenue expenditure. ओके होगी बात। और दूसरा क्या लिखेंगे फिर, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज when PPE available for use. So depreciation charge for 10 month instead of 8 months. Got it? ये अंग्रेजी थोड़ी सी तरतीब करके हमने इस तरह से लिखी है कि ये कॉस्ट चार्ज नहीं होगी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट आर नॉट कैपिटलाइज्ड, और डेप्रिसिएशन की बात लिख देनी है। अब हमने इसको ठीक करना जनरल एंट्रीज की फॉर्म। देखिए उसने जो गलत अमाउंट ऐड की हुई है पहले तो उसको रिवर्स करते हैं ना, अपना पीपीई क्रेडिट कर देते हैं, हाँ जी वही वाली बात कर, पीपीई क्रेडिट कर देंगे। क्या क्या निकालना है उसमें से, एक एबनॉर्मल वेस्टेज निकालना है, एबनॉर्मल लॉस 40,000 जो ऊपर लिखा है, एक एडमिन एक्सपेंस उसमें से निकाल देने हैं, कितना 140,000, और एक हमने निकाल देना है कस्टमर का प्रॉफिट 164, टोटल कितना आ गया 6 180 244 344। अब इसकी डेप्रिसिएशन सही करने का कोई टेक्निकल तरीका बताया कि कम से कम वर्किंग में काम पूरा हो जाए। हम ऐसा ना करें कि सही डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं 10 महीनों की और उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, अगर उसने ज्यादा चार्ज की तो रिवर्स कर देंगे, कम चार्ज की तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। मतलब ओरिजिनल जो एसेट की वैल्यू आनी थी ना वो क्या क्या था भला, 984,000 उसने बनाई थी ना, 984,000 में से ये 344 माइनस कर दें, 984,000 में से 344,000 जो उसने ज्यादा चार्ज ऐड किया वो निकाल देते हैं पहले तो, कितना असल हमारा एसेट बना 640,000 का, क्या रेट था या लाइफ थी 10%, तो मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 12 कितनी बनती है, ये डेप्रिसिएशन असल बनती है। और उसने कितनी चार्ज की हुई है 65600, इसका मतलब है उसने ज्यादा चार्ज की हुई है, तो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बजाय क्या लिख लो पीपीई टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसने बुक वैल्यू लिखी हुई है ना उसके अंदर, तो फिर बुक वैल्यू का मतलब है तो उसको बुक वैल्यू से ही ठीक कर देते हैं। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 65600 माइनस 5355 333 1 122
777 नहीं आएगा, 12267 12267 667 नहीं, सिंगल 6 एक ही बहुत है। ठीक होगी बात। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, बात समझ लगी। और ये सवाल मुश्किल नहीं होते, लेकिन उनके ना देने का अंदाज अजीब होता है। अब आगे चलते हैं, अगले सवाल में देखते हैं। ये हो गया 7 नंबर का ये पार्ट था। सर ये हमने जो जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर्मेट के अंदर करनी है ऐसे? नहीं, उसने कहा ना जनरल एंट्री पास, एक ऊपर लेकर नीचे जनरल एंट्री पास कर देते हैं। मतलब जिस तरह जनरल डॉट वो लिखते हैं। हाँ, वो लिखना वो तो जरूरी होता है, वो हर बार लिखेंगे नहीं, एक ही दफा लिखना काफी हो जाएगा। बी पार्ट पे आ जाए, अगर इस तरह के पार्ट में ना भी लिखो तो गुजारा चल जाता है। AHL provided transportation service to its factory worker through its fleet of 6 buses. These buses are depreciated on a straight line basis. कहता है कि provide transport service, मतलब आपका काम है ट्रांसपोर्ट सर्विस का, और आपकी 6 बसें चल रही हैं। These buses are depreciated on a straight line basis at the end of last year. The buses had carrying value 7 million and remaining life, यानी जब आखिरी दफा आपने डेप्रिशिएट किया था ना, उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई थी और उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है। इसका मतलब है अगर अगले साल की डेप्रिशिएशन मुझे फाइंड करनी है तो 7 को मैं 5 पे डिवाइड कर दूं, क्योंकि बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो तो भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है। ऑन 1 जुलाई 14, हमारा साल भी 14 ही है, द लोकल गवर्नमेंट promulgated a new legislation whereby all public transport buses required to undergo regular major inspection after a period of 3 years. कहता है भाई साहब, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हर 3 साल बाद ना आपने अपनी इंस्पेक्शन करवानी। An inspection exercise of the fleet of buses were undertaken on 1st September 14 at a cost of rupees 1.8 million, and this amount was capitalized in the carrying amount of the buses. गलत किया, ये सही। इंस्पेक्शन करवानी है और वो इंस्पेक्शन की लाइफ 3 साल है। 3 सालों की इंस्पेक्शन है, लाइफ तो 3 साल है, कैपिटलाइज होगा और कैपिटलाइज होगा और डेप्रिशिएट होगा सेपरेटली बाय पार्ट्स की तरह, यानी वो 3 सालों पे डेप्रिशिएट होगा और जो बाकी अमाउंट है वो साथ, लेकिन बाद में ऐड हो, कैपिटलाइज होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा और उसकी डेप्रिशिएशन कितनी आएगी, 7 को 5 पे डिवाइड कर देंगे और 1.8 को 3 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय वो जो जितने महीने 1 सितंबर है ना, तो 4 महीने आ जाएंगे इस साल के। बेसिकली इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन आप ये है ना कि हमने गाड़ी देखी सही है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए आप अब देखें, जो एसेट के लिए कंपलसरी चीज हो जाती है ना, वो कैपिटलाइज हो जाती है। इवन के ट्रांसपोर्टेशन जब लाने का खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि उसके लिए जरूरी है। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपने इंस्पेक्शन करवानी है, इसका मतलब बगैर इंस्पेक्शन के गाड़ी नहीं चल सकती, इसका मतलब है वो गाड़ी की कॉस्ट है। जो चीज ऑपरेशन के लिए जरूरी है ना, गाड़ी को रेडी फॉर यूज या ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए जरूरी होती है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। अब उसने क्या लिखा हुआ है कि AL प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस, और पिछले साल की बात करें, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, इसका मतलब इस साल की उसने अभी तक डेप्रिसिएशन ली नहीं है, तो एक तो इस साल की डेप्रिसिएशन ले लेंगे और अंग्रेजी थोड़ी सी क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम कि इंस्पेक्शन, उसने खुद ही लिखा हुआ है, हम क्यों लिखेंगे, 1 सितंबर कॉज दिस एंड दिस अमाउंट वाज कैपिटलाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बसेस। तो ये बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसकी डेप्रिसिएशन लेकर चार्ज कर देनी, क्योंकि उसने अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं हुई। तो क्या करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड बाय 5 1.4, और 1.8 को कर देंगे डिवाइड 3 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बाय 12। कितना, 0.2। तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 1.6। तो डेप्रिसिएशन टू PPE कर लें या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर दोनों को ऐड करके नहीं कर सकते। मतलब क्यों, दोनों की लाइफ चेंज है, एक की 5 साल है, एक की 3 साल है, तो फिर अगर दोनों को प्लस करके डिवाइड किस पे करो,
सर अगर 1 साल होती है उसकी लाइफ, तो फिर तो वो सारे एक्सपेंस में चला जाता। सारा एक्सपेंस में कैपिटलाइज है नहीं नहीं, अगर 1 साल लाइफ हो ना पूरी पूरी, तो 1 साल लाइफ वाला, क्योंकि नॉन करंट एसेट होता ही वही है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। 1 साल वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसका जवाब हमने, एक तो ये उसकी जर्नल एंट्री आ गई, दूसरा हमने ये लिखना है डेप्रिसिएशन। अब ये नहीं लिखेंगे कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि उसने तो खुद लिखा हुआ कैपिटलाइज कर दिया। डेप्रिसिएशन फॉर द बसेस चार्ज for the whole year over the 5 years, and depreciation of inspection cost charge over the 3 years। बस इतना ही काफी है जी। हाँ, वो अमाउंट भी साथ लिख सकते हो, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी दिखा सकते हो अमाउंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ पहले ही। ऑन 31 दिसंबर 14, साल के एंड पे, AHL acquired a used specialized machine which has no active market। जिसकी मार्केट ना होती है ना, उसका मतलब है लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। By exchange machine X, the newly, नहीं उसकी फेयर वैल्यू नहीं होती, जिसकी एक्टिव मार्केट नहीं होती उसकी फेयर वैल्यू नहीं होती। The newly acquired machine was booked at the carrying amount of the machine A, which was rupees 9.5 million। कहता है तो फिर हमने किस पे रिकॉर्ड कर दिया, कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन X which was 9.5 million। मतलब आपने जो नई मशीन खरीदी उसको डेबिट कर दिया पुरानी मशीन की बुक वैल्यू से। ऐसा कर सकते हैं दो केसेस में, पुराने एसेट की बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश कब कर सकते हैं, दो केसेस में, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो या फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट नॉट मेजर्ड रिलायबल। अगर ये बात दोनों साबित हो जाती हैं तो फिर तो ये ठीक लिखा हुआ। आगे लिखता है, कहते हैं however the fair value of machine X on that date was 8 million। पुरानी एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, अब पुराने एसेट की फेयर वैल्यू भी गिवन है, पुराने एसेट की बुक वैल्यू भी गिवन है। आगे पढ़ते हैं, but no adjustment was made on the premise that acquisition of this specialized machine would increase efficiency and consequently save 1.5 million over its life। बताओ ये लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस? ये कमर्शियल सब्सटेंस है, क्योंकि आपका फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो रहा है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू भी गिवन है, तो फिर हमें उस एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। और उसने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, बुक वैल्यू पे। हमने अब ये अंग्रेजी क्या लिखनी है, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट is given, then given या reliable, then cost of new asset will be the fair value of old asset with cash adjustment। with cash adjustment। ठीक होगी बात, लेकिन उसने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 9.5 पे। लिखना किस पे चाहिए था, 8 मिलियन पे। तो फिर 1.5 मिलियन का एसेट रिवर्स कर दें या ज्यादा कर दें, खत्म कर दें, तो पीपी हो जाएगा क्रेडिट 1 पॉइंट और सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, ये हमारे पास एंट्री पास हो। ये जी 3 नंबर का था, ये 4 नंबर का था और ऊपर वाला 7 नंबर का था। तो 7 3 10 14 नंबर का ये सवाल पेपर में आपको आया हुआ। ये 15 नंबर का सवाल पेपर में आया हुआ है। 3 नंबर का पार्ट वाला देखो क्या पूछा है वो। When a company follow revaluation model for subsequent measurement
of its property, plant and equipment, it is required to provide certain additional disclosure. Specify such disclosures as mentioned in IS 16. क्या पूछ रहा है? सर ये बोल रहा है disclosure के आगे सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल के डिस्क्लोजर पूछ रहा है। कहता है कि जब रीवैल्यूएशन मॉडल है तो आपने कुछ एडिशनल, वो क्या लिखेंगे? इफेक्टिव डेट ऑफ द रीवैल्यूएशन, whether independent revaluer involved, which assumptions and methods are used to determine the fair value, book value या net carrying amount of the asset if it is at cost model, और movement in the revaluation surplus। वो 5 बातें हैं टोटल। वैसे अगर लिखने की हद तक आए तो वो 5 बातें लिखनी है, लेकिन हम पेपर में 3 बातें करते होते हैं। एक इफेक्टिव डेट बता देते हैं, एक मूवमेंट, बल्कि 4 बातें लिखते हैं। डेट बता देते हैं, रिवैल्यूअर का नाम बता देते हैं, कॉस्ट मॉडल वाली नेट बुक वैल्यू बता देते हैं, और मूवमेंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस बता देते हैं। फिर बात आ जाती है जर्नल एंट्रीज पास करें जून 2014 की और जून 2015 की। ये रिवैल्यूएशन मॉडल का सवाल है जी, और जर्नल एंट्रीज पास करनी है 3 एसेट्स की। लिखा हुआ PQR एंटरप्राइज वाज इनकॉर्पोरेटेड 1 जुलाई 12। The company depreciated its property, plant and equipment straight line basis. It uses revaluation model for subsequent measurement on the property, plant and equipment and has a policy of revalue these after 2 years. ICAP का अगर आपने solution देखना है तो गलत है वो। ICAP ने इसका solution कहना नहीं चाहिए, ICAP को गलत नहीं कह सकते, लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं करना, हम ऐसे कह सकते। वजह, ICAP ने इस सॉल्यूशन को बाद में रिवाइज कर दिया था, तो इस वजह से बाकी जो सवाल आए थे इसी टाइप के तो वो सही हैं। जब ये सवाल आया था पेपर में, तो जब इसका सॉल्यूशन ICAP ने दिया था तो वो काबिले भरोसा नहीं। तो हम सवाल ही कर लेते हैं ये वाला। ये जब भी मैंने आपको, अगर इसकी पुरानी कोई रिकॉर्डिंग मिली होगी तब भी मैंने ये बात बताई हुई है। मैंने ICAP वाला सॉल्यूशन भी बताया हुआ है कि ICAP ने कैसे किया, और फिर इसको ऐसे कैसे करना चाहिए आजकल, तो वो भी बताया हुआ। मेन 2016 के बाद सही चीजें हैं, 2016 से पहले गलतियां हैं, क्योंकि बाद में स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है, उसमें चीजें चेंज हुई हैं। कहते हैं कि जनाब आपके पास एक एसेट, ऑफिस बिल्डिंग को सिर्फ पकड़ो, फिलहाल सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग सोचो, उसकी 6000 कॉस्ट है 1713 को, और 5500 उसकी WDV है। इनको दोनों को माइनस करेंगे तो 500 क्या चीज आ जाए? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 30 जून को, मतलब साल के एंड पे ये उसने फेयर वैल्यू बता दी। ओरिजिनल उसकी जो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितनी वैल्यू लाइफ है 12 साल, लेकिन रीवैल्यू के बाद उसकी लाइफ कितनी होगी? रिमेनिंग लाइफ डिटरमाइन बाय वैल्यूअर 8 साल। ठीक है, चेंज इन एस्टिमेशन भी साथ है, रीवैल्यूएशन भी साथ है। अगर मैं ऑफिस बिल्डिंग की बात करूं और एंट्री 2 सालों की पास करनी है, 2014 और 2015, सिर्फ 2014 पे आते हैं। एसेट भला कब खरीदे हुए हैं? 1712 से 30 जून 13 तक 1 साल की डेप्रिसिएशन ली हुई है, और ये सारी एक साल की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर लेते हैं। 4400 में से 3960 माइनस करो, 400, और 4500 में से 4050 माइनस करो, ये एक साल की उसने डेप्रिसिएशन ले चुका। अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग की बात करूं तो मैं तो लिखूंगा ACA, OCI और SOPL, सबका ये लिखूंगा, ये मेरी वर्किंग आ जाएगी, और साथ में उसकी जर्नल एंट्री पास कर दूं। ठीक है, ACA हम खड़े हैं 1713 को, कहां पे खड़े हैं? 1713 को। हमारे पास एसेट कितने का? 500 का डेप्रिशिएट हो गए, 5500 का हमारे पास अवेलेबल। अब बताएं जनाब 30 जून को हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ है, 30 जून को हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ है, कितने का हो गया? 5500 वाला एसेट कितने का हो गया?
5750, लेकिन साल के एंड पे हुआ है, तो पहले डेप्रिशिएट और फिर अब डेप्रिशिएट किस पे करें, 12 पे या 8 पे? 12 पे या 8 पे? चेंज इन एस्टिमेशन के साथ एक्शन लेते हैं या चेंज के बगैर लेते हैं? 8 पे लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन लेते वक्त करंट ईयर पर भी चेंज इन एस्टिमेशन कर देते हैं अप्लाई। अब आई कैप ने 12 पे किया हुआ, 2015 था ना, उस वक्त कर दिया था, लेकिन अब नहीं करता। ठीक है, हाँ जी, नहीं बुक में जो सवाल किया हुआ है ना, वो मेरे ख्याल में शायद ठीक किया हुआ, सोल्यूशन ठीक किया हुआ, लेकिन ये ना जो आई कैप के सोल्यूशन दिया हुआ ना, उसमें सही नहीं। तो अब मैं 5500 को जब 30 जून 14 को लूंगा, उसने कहा जी इसकी रिमेनिंग लाइफ अब 8 साल, 12 साल नहीं, 7 पे डिवाइड नहीं करेगी, उसने कहा कि अब इसकी रिमेनिंग लाइफ वैल्यू और उसकी रिमेनिंग लाइफ बता रहा है, तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे कि लाइफ चेंज हो जाएगी। तो 5500 को 8 पे डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया? 687 ही कर दो बस। क्या इसकी बुक वैल्यू आ गई? 5500 में से 687 माइनस कर, 4813, और ये 4813 वाला ऐसे कितने का हो गया? 5750, 575 सरप्लस है, लॉस 930, ये 2014 हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2015 पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो मैं कहता हूं क्योंकि एक ही दफा फिर काम करते हैं, 30 जून 15, मैं इसको किस पे डिवाइड करूंगा? इसको किस पे डिवाइड करूंगा? 7। तो 5750 को 7 पे डिवाइड कर दो, 821, और 937 को भी 7 पे डिवाइड कर लो, 133। खत्म हो गया सवाल। इस साल का यानी ये ऑफिस बिल्डिंग का काम पूरा हो गया। सबसे पहले मैं 30 जून 14 को एंट्री पास करूंगा, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वाला कितनी अमाउंट से? 68, ये है जून की, पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करने के लिए पहले हम करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू ऑफिस बिल्डिंग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू ऑफिस बिल्डिंग कितनी अमाउंट से बोला? पिछले 500 जमा, वो जो पिछला 500 है वो भी खत्म करेंगे, और जो इस साल की डेप्रिसिएशन है 687 वो भी खत्म करेंगे, फिर रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू में सरप्लस आया था, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, ओसीआई क्रेडिट 930। क्या मैं 2014 में एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूंगा या नहीं? जब मैंने डेप्रिसिएशन ली थी तब सरप्लस को अमोर्टाइज किया था या नहीं किया था? जब मैंने डेप्रिसिएशन ये ली थी तब कहीं कोई सरप्लस पड़ा था या नहीं? था ही नहीं। ये तो साल के एंड पे रीवैल्यू किया था ना। याद रखें, डेप्रिसिएशन लेते वक्त सरप्लस को अगर कुछ छेड़खानी किया है ना, तब एंट्री पास हो गई, तब तो था ही नहीं। सरप्लस तो बाद में आया है, डेप्रिसिएशन लेने के बाद सरप्लस आया है। तो ये हमारी 2014 की एंट्रीज 3 है, पूरी हो गई। अब 2015 में एसेट आपका रीवैल्यू नहीं हुआ, डेप्रिशिएट तो हुआ है, तो 30 जून 15 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट बोला? 821, और एक और एंट्री भी पास होगी, ओसीआई डेबिट टू रिटेन, कितने से? 133। हालांकि इस साल तो ऐसे रीवैल्यू भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि सरप्लस पड़ा था, जब मैंने डेप्रिसिएशन ली तब मैंने सरप्लस को अमोर्टाइज किया, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी। ये हमारी ऑफिस बिल्डिंग पूरी हो गई। क्योंकि बात, अब जरा सारे सवाल अब ऐसे हैं, अब हमने इसके साथ करना फैक्ट्री बिल्डिंग के साथ सेम ट्रीटमेंट, डिटो। सबसे पहले डेप्रिशिएट करेंगे, फिर उसको वो इसी तरह अमोर्टाइज करेंगे। अगर वो एक्सेस डेप्रिसिएशन 9 साल इसकी अब लाइफ हो गई है, तो इसी वर्किंग के नीचे हम कर लेते हैं जी। सही एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल लेके चली है या
नहीं, जब अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक एसेट की सारी एंट्रीज पास कर लो, फिर दूसरे एसेट की सारी एंट्रीज पास कर लो, वैसे डेट वाइज। हाँ, एसेट की हेडिंग देकर, हाँ दो अगले एसेट की हेडिंग दे दें। हाँ, अब सवाल ये है कि आपके पास बात आ गई अगले एसेट की। अगला एसेट आपके पास क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फैक्ट्री बिल्डिंग है। ठीक है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग में क्या था जी? 1712 को कितना था? 1713 को 4400, और उसकी डेप्शन कितनी आई हुई थी? 440, और वो कितने का बचा पड़ा था? 3960। हाँ जी, जून 14। बताओ पहले डेप्रिशिएट करें या पहले रीवैल्यू करें? और डेप्रिशिएट विद चेंज इन एस्टिमेशन या बगैर चेंज इन एस्टिमेशन? डेप्रिसिएशन होती विद चेंज है, डिवाइडेड बाय 9। हाँ, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ 9 साल बच गई। हाँ जी, 3960 में से 440 माइनस पे कितना? 3520। अब ये 3520 वाला एसेट हो कितने का गया? 3320, 200 का। अब जब मैंने जून 15 के अंदर इसको डेप्रिशिएट करना है तो किस पे करना है? इसको भी 8 पे डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 8 पे डिवाइड, 415, और ये कितना आ गया? 25। खत्म हो गया सवाल। इसकी एंट्रीज बना लेते हैं, इधर ही एडजस्ट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। पहली इसकी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400, ये है इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब एसेट को रीवैल्यू करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी अमाउंट से? फिर रीवैल्यू करेंगे तो रीवैल्यू डाउनवर्ड हुआ है, तो रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट कितने से लॉस हुआ है? 200। ये हमारा 2014 कंप्लीट। फेयर वैल्यू गेन नहीं लिख सकते, रीवैल्यूएशन गेन लिख सकते। फेयर वैल्यू गेन IAS 40 का नाम है। अब 2015 में चले, 2015 में इसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी। भला क्यों? क्योंकि SOPL की जो एडजस्टमेंट है वो नहीं आती। वो कितनी है? 415, 415। इस 25 की कोई एंट्री पास नहीं होती। खत्म हो गया ये। अब आप वेयर हाउस को देख लो, और वेयर हाउस भी सेम हो जाएगा ये। चल जी, कोशिश किया करो कि जितना, जैसे अक्यूमुलेटेड को ACC लिखकर आगे डॉट लिखकर किया जा सकता है इसमें। हाँ, ज्यादा भी शॉर्ट करना मारना कि वो समझ ही नहीं लगेगा लिखा क्या हुआ। पूरा अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात। हाँ, ये बस इसको देखना है कि ज्यादा जगह ना हो जाए। हाँ जी, ये एसेट की कॉस्ट फाइंड करनी है कि कौन कौन सी चीज इसमें प्लस होनी है और कौन कौन सी चीज इसमें से। पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इफ एन आइटम हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या कंडीशन होती है एक एसेट को? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? PPE का। एन एसेट यानी या एन आइटम will be recognized as an PPE if and only if the future economic benefit flow to the entity and cost measured reliable। ये दो कंडीशन है। किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एसेट बनाने के लिए दो कंडीशन है। एक, फ्यूचर एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, तो उससे जो हासिल होने वाला फायदा है वो एंटिटी को ही जाए, और कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल। ये दो कंडीशंस हैं किसी भी नॉन करंट एसेट को रिकॉग्नाइज करने की। कहता है कि जनवरी डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन, द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज मशीन आवर्स गिवन है। कहता है 2013 में 2000 घंटे चली, 2014 में 3200 घंटे चली, और 2015 में 1400 घंटे चली। पता है आपको टोटल आवर्स पे डिवाइड कर देंगे
और एनुअल आवर से टोटल एस्टिमेटेड लाइफ उसने कहा जी 12,000 घंटे। ट्रेड डिस्काउंट और अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दोनों माइनस कर देंगे। लिस्ट ऑफ मशीन प्राइस है 9.2 मिलियन, इसमें से 5% भी माइनस करेंगे, जो वैल्यू बचेगी उसमें से 3% भी माइनस करेंगे। पहले जमाने में 5% माइनस होता था, 3% माइनस नहीं होता था, अब दोनों माइनस होते हैं। फ्रेट चार्जेस ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर देंगे, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इग्नोर करेंगे, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ऐड करेंगे, परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस एक्सपेंस इग्नोर करेंगे। कोई भी मेंटेनेंस एक्सपेंस या इंश्योरेंस टाइम पीरियड के साथ होगी वो इग्नोर होती है, वो एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होती। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आता है बस। और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ये माइनस करेंगे, माइनस डेप्शन लेते वक्त वैसे नहीं माइनस करना, कॉस्ट में से माइनस नहीं करना, तो आपकी कॉस्ट तो यहां तक है, इसमें से ये भी खत्म और ये भी खत्म और ये भी, ये डेप्रिसिएशन के लिए शामिल करेंगे कॉस्ट में ऐड या प्लस माइनस, ये चीजें 5% माइनस करके 3% बाकी चीजें ऐड करके आपके पास आ जाएगी कॉस्ट। और वो कहता है कि 1 जनवरी डेल्टा हैज अपग्रेडेड द मशीन बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस अपग्रेड द रिडक्शन इन प्रोडक्शन प्राइस। तो ये भी 1 जनवरी को एसेट की जो भी कॉस्ट बची होगी उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक होगी बात। कहता है उससे फिर जो जो मसला आएगा उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, उसके एनुअल प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो क्या करेंगे, उसकी बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें ये 17,5,3 प्लस कर देंगे और उसको रिमेनिंग लाइफ, ये रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग मशीन आज पे डिवाइड करके और उस साल पे जितनी प्रोडक्शन हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक होगी बात जी। तो इसमें एक पॉइंट आता है सर, वो इनिशियल टेस्टिंग नेट सेट प्रोसीजर, हाँ वो नहीं आना, जो उसको एसओपीएल के अंदर चार्ज करते होते हैं, उसको नॉर्मल सेल और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल समझी जाती है। जितना पैसे आए वो नॉर्मल सेल में जाकर ऐड कर देंगे और जितना खर्चा हुआ वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा। ये कामरान एंटरप्राइज वाला सवाल तो ये तो हमने किया हुआ है, ये भी जनरल एंट्रीज का बड़ा अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। अब ना ये आपने सारे करने क्वेश्चन, अगर इसमें कोई आप कोई मसला आएगा तो वो डिस्कस कर लेना हम उस दिन, ठीक है। और जो सवाल आपके हैं ये सारे सवाल आपके ना मिल जाएंगे आपको, लेक्चर्स के अंदर भी अवेलेबल हैं। लेक्चर्स बैच 2 के अंदर तो उनके ग्रुप में अवेलेबल होंगे, और बैच 1 के लिए जो पहले क्लासेस होती थी मैं डेट वाइज भेजता था और बाद में फिर मैंने टॉपिक का नाम लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए जी।